सो हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के सेकेंड चैप्टर पे आ गए हैं, विच इज़ एनवायरमेंटल एनालिसिस। और हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस की बहुत ज़रूरत होती है अपने बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। सो हम इससे ही समझ सकते हैं, आई नीड टू कैटर द अनसर्टेनिटी ऑन द फ्यूचर ग्रोथ। अनसर्टेनिटी हो सकती है, वी नो डैट कि बिज़नेस को संभालने के लिए हमारे पास डायनामिक चेंजेस आते हैं, तो उसको कैटर करने के लिए हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। एनवायरमेंटल एनालिसिस की तो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स एंड द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। इंटरनल कंपोनेंट्स हो जाते हैं जो विद इन अ बिजनेस हो जाएंगे, और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हो जाएंगे जो आउटसाइड द बिजनेस हो जाएंगे। इसमें हमारे एग्जांपल्स के लिए हमने लिख रखा है फाइनेंशियल एंड प्रोडक्ट सर्विसेज आ गई। एक्सटर्नल में हमारे मार्केट, कंपटीशन, सप्लायर्स, टेक्नोलॉजी एंड रूल्स, लीगल, ये सब चीज़ें आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस ऑफ द एनवायरमेंटल एनालिसिस आ जाता है। प्रोसेस ऑफ द एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए क्या कर सकते हो, आपको पहले फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि आपके एनवायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं। आपने वो लिस्टिंग कर ली, उसके बाद आपने क्रिटिकल है उसको एनालाइज किया कि कैसे इफेक्ट करेंगे अभी ये। ठीक है, उसके बाद आप अब तीसरे पे आ जाते हो कि एग्जामिनिंग ऑफ द कंपटीटर्स को कैसे टैकल करने वाले हैं उन चीज़ों को। उसके बाद आपने किया टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीकेशन। फिर उसने आपने ये देखा कि कंपटीटर्स ऐसे करने वाले हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सही चीज़ें रहती हैं, वो सब चीज़ें आपने एनालाइज करी। ठीक है, उन सब चीज़ों को। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ में एस्टैब्लिश अ स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैटेजी उसके लिए क्या बनाने वाले हो, आपने जो भी सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे आप टैकल करोगे, वो इसमें आ जाती है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट द स्ट्रैटेजी एंड एनालाइज द स्ट्रैटेजी। आपने जो भी इसको सोचा था, स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसको आपने एग्जीक्यूट करा और उसको एनालाइज किया। तो ये हमारा प्रोसेस आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिमांड एनालिसिस, इसी में ही आ जाता है। तो डिमांड में आ जाता है कि व्हाट द कस्टमर्स वांट, कस्टमर चाहते क्या हैं, आप उसके एनालिसिस करते हो। सो दैट कुड बी वेरी बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन द लाइफ स्टाइल। ठीक है, वैल्यू एंड द प्रोडक्ट सर्विसेज, सब चीज़ें आप हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें अभी आ जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है डिमांड एनालिसिस से, कि आप डिमांड एनालिसिस क्यों करना चाहते हो। एनालिसिस ऑफ द कस्टमर नीड, उसके को नीड, कस्टमर की नीड को एनालिसिस करना है, इसलिए आप कर रहे हो। ठीक है, डेवलपिंग अ प्राइस स्ट्रेटेजी, अभी आपको प्राइस नहीं पता है कि क्या रखना है, उसके लिए आप कर रहे हो। ठीक है, फिर फोरकास्टिंग सेल्स, आपको ये पता करने के लिए कि भैया मेरी सेल्स कितने आगे रहने वाली है, उन सब चीज़ के लिए आप करते हो। और डेवलपिंग ऑफ द प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आप इसे ऑब्जेक्टिव्स में भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो। अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको ये टॉपिक जो है आराम से आपका 10 से 12 नंबर तक का बन जाएगा, अगर आप इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना अच्छे से और डिमांड की आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे और भी डिटेल में, तो समझ आएगी होगा कंसेप्ट इससे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि प्रोसेस ऑफ द डिमांड एनालिसिस, की कैसे हमें डिमांड को एनालिसिस हमें कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या है। तो आपको पहले तो मार्केट पता होना चाहिए, डिटरमाइन द मार्केट, आपको पहले मार्केट पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में कौन से मार्केट में पब्लिश होने वाला है या लॉन्च होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस साइकिल, कि उसका बिजनेस साइकिल कैसे रहने वाला है, उसमें सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, सब कुछ इसमें आ जाता है कि आपका क्या बिजनेस साइकिल उसमें रहने वाला है। ठीक है, क्या आप सोच रहे हो उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, सब कुछ कैसे करोगे, वो सब चीज़ें लॉन्चिंग से लेकर के सब कुछ डिक्लाइन